वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जी के हमारे सवाल आपके जवाब की क्लास नंबर 136 लेके आए हैं। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास रोजाना 9 बजे आपको ये क्लास मिलती है और परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले प्रश्न इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और राजस्थान की पॉलिटिकल से संबंधित आज ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। और आज खास करके भूगोल, राजस्थान की ज्योग्राफी से 50 क्वेश्चन वो हर एक टॉपिक से उठाए हुए हैं। तो स्टार्ट करता हूं। उससे पहले एक मोटिवेशनल स्पीच आपके सामने। जिंदगी मिली है तो कोशिश करना न छोड़ो, जिंदगी मिली है तो कोशिश करना न छोड़ो, हालत अनुकूल हो या प्रतिकूल लक्ष्य का पीछा न छोड़ो। हालत अनुकूल हो या प्रतिकूल लक्ष्य का पीछा न छोड़ो। इसका मतलब यह हुआ कि आपको लक्ष्य का पीछा नहीं छोड़ना है। हालत देखो प्रतिकूल भी हो सकती है और आपके अनुकूल भी हो सकती है। कभी कोरोना का साया, कभी पेपर लीक, कभी हमने मेहनत की, कभी हम बीमार हो गए, कभी हमारे कोई और संकट आ गया, कोई पैसे की कमी आ गई। बहुत सारी दुविधाएं हमारी जिंदगी में आती है क्योंकि इंसान जीते जी विकसित होता रहता है, कभी विकासशील होता रहता है, कभी कम विकसित होता है। निरंतर संघर्ष करता है और संघर्ष करते करते वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। शेयर आप जरूर कर देना सारे विद्यार्थी। पहला क्वेश्चन देखिए, 50 क्वेश्चन आज पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन राजस्थान के भूगोल के हर टॉपिक से ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित को सुमेलित करें। पर्यटन सेवाएं आरंभ वर्ष, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पर्यटन वर्ष आरंभ हुई। हेरिटेज ऑन व्हील्स 2004, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स 2009, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस 1994-95, विलेज ऑन व्हील्स 2004। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो, सुमेलित करने वाला प्रश्न है। ABCD 1 4 2 3 2 4 4 2 1। इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं। देखो, हेरिटेज ऑन व्हील्स चली थी 2006 में, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ये चली थी 2009 में, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस ये चली थी 1994-95 में, और विलेज ऑन व्हील्स चली थी 2004 के अंदर। तो ये याद रखना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखो, 4 2 3 1, 4 2 3 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं होता है? कौन सा सही ढंग से मेल नहीं होता है? गोसुंडा बांध बाणगंगा नदी पे है क्या? पहले तो आपको पता होना चाहिए गोसुंडा बांध है कहां पे? चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में तो बाणगंगा जाती नहीं है, तो ये तो गलत है। मेजा बांध कोठारी नदी पर है, ये सही है। मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में है, ये बात जचने वाली है, सही है। रामगढ़ बांध बेड़च नदी के किनारे है, नहीं हो सकता क्योंकि रामगढ़ बांध तो जयपुर में है और बेड़च नदी का तो वहां कोई मतलब नहीं हो जाता, तो ये अलग हो गया। तो मेल नहीं खाता, ना 1 खाता ना 3 खाता, तो 6 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। इंदिरा गांधी नहर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो, क्वेश्चन पेपर में आजकल सिंपल आते हैं। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका हमारा क्या है? 4 ऑप्शनों को कैसे हैंडल करना है, ये सबसे बड़ी बात हमारे एग्जाम की दृष्टि से होता है। लेकिन पढ़ती तो दुनिया बहुत है, लेकिन हर किसी का एग्जाम पास नहीं होता है। वो तब होता है। देखो क्या कह रहा है, इंदिरा गांधी नहर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूरा प्रश्न पढ़ोगे तो समझ में आएगा कौन सा कथन है सत्य नहीं है। देखो, यह चंबल नदी पर बनाई गई थी, चंबल नदी पर बनाई गई थी, ये तो गलत है। इंदिरा गांधी नहर का तो मतलब नहीं होता। ये पूछ रहा सत्य नहीं है। इसका निर्माण 2 चरणों में किया गया, जिसे पूरा होने में बहुत लंबा समय लगा, यह भी बात तो सही है। यह जयपुर, कोटा, बूंदी, सीकर और जोधपुर से होकर गुजरता है, बिल्कुल ये तो गलत है। 3 हो गए। चौथा ऑप्शन भी देखो, इससे पहले इसे राजस्थान नहर के रूप में नामित किया गया था, बिल्कुल ये भी बात जच रही है, ये भी बात जच रही है। तो देखो, 1 भी जच रही है और 4 भी जच रही है, 1 और 4 दोनों जच रही है। देखो क्या उत्तर हो सकता है इसका? तो पहला गलत हो सकता है, पहला गलत है और तीसरा गलत है। इसका मतलब 1 और 3 गलत है, 1 और 3 गलत है। इससे हैंडल करना इन क्वेश्चनों को। तथ्य कथन वाले प्रश्न आगे ना, तो उस टॉपिक का पूरा आपको विवरण पता होगा तो ही कथन वाले क्वेश्चन सही कर पाओगे। राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। यह क्वेश्चन तो मैं करंट में आपको करवा चुका हूं। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ज्योग्राफी में परवन
बहुउद्देशीय परियोजना से क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। तो परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना परवन नदी पर झालावाड़ के निकट ये निर्माणाधीन है। 2023-24 में इसके पूरे होने के चांसेस है। इनसे किस जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी? झालावाड़, बारां, कोटा जिला, तीनों को सिंचाई उपलब्ध होगी। वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संस्था उद्योगों के लिए मूलभूत सेवाएं मुहैया करवाती है? वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संस्था औद्योगिक विकास के लिए, जब भी नाम राजस्थान में आ जाए आपका उत्तर होगा रिको। किसकी? रिको, जिसकी स्थापना पहले 1969 को हुई थी। उस समय इसके साथ जो खनिज विकास लिमिटेड है ना, अपना खनिज निगम, वो इसके साथ था। लेकिन इस विभाग को 1979 में अलग कर दिया और इस विभाग को जो 1969 में स्थापित था इसको स्वतंत्र कर दिया 1980 में। तो रिको की स्थापना 1969, या तो पेपर में आएगा 1969 ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको ऑप्शन मिलेगा 1980। तो रिको का मुख्यालय जयपुर में है और ये राजस्थान में सबसे बड़ी संस्था है उद्योगों को आधारभूत मूलभूत सेवाएं मुहैया करवाने के लिए। राजसिको भी एक संस्था है जिसकी स्थापना 1961 को हुई थी। आरएफसी जिसकी स्थापना 1955 को हुई थी। निम्न में से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित उद्योग स्थित है? हर एक टॉपिक से 2-2 प्रश्न है, ये देख लो। निम्न में से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है राजस्थान में? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर और जोधपुर में चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है। इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? ये जनजातियों वाला टॉपिक है ना, आजकल पेपर में बड़ा शानदार तरीके से पूछने लगे, इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ लेना। कौन सा? सहरिया। सहरिया से याद रखना, सह से अपने सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग दो में होती है, या तो ग्रासिया में होगी या सहरिया में। देखो सहरिया और ग्रासिया तो पाई जाती है सिरोही में और सहरिया पाई जाती है बारां में। अब सह वाला सह के साथ नहीं मिलाना है, सह वाला सह के साथ नहीं मिलाना है। ग्रासिया सिरोही में और सहरिया बारां में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बारां में। सिंपल सा पेपर आता है। और आपको पता है सहरिया जनजाति राजस्थान की आदिम यानी पिछड़ी जनजाति है। कौन सी जनजाति? और ये लगभग पूरी टोटल जनजातियों का 1% से भी कम भाग इसका है। और कई बार पेपर में ये पूछा जाता है कि बारां की किन तहसीलों में पाया जाता है? तो बारां की एक तो शाहबाद तहसील है, ये शाहबाद, और एक है किशनगंज तहसील। इन दोनों में लगभग 99% पाई जाती है। कौन सी? सहरिया जनजाति। तो सहरिया आपको पता है। मुख्य बात, कई बार इनका ये भी पूछा जाता है, इनका जो घर होता है ना उसको टापरी कहते हैं और गांव का मुखिया होता है उसको कोतवाल कहते हैं। गांव का जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? कोतवाल है कहा जाता है। ये वीडियो प्री का पेपर हुआ था ना, उसमें क्वेश्चन आया था, तो इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना, कहीं एग्जाम में आपसे आ जाए। इसके अलावा इनका गांव होता है वो सहरोल कहलाता है। गांव क्या कहलाता है? सहरोल कहलाता है। कुल देवी इनकी कोडिया देवी है। लोकप्रिय इनके जो देवता है वो तेजाजी है, लोकप्रिय देवता तेजाजी। बाकी आदि गुरु इनके वाल्मीकि है। बाकी सारी बातें याद रखना है। अभी पिछले बजट 2021-22 में सरकार ने इनको 200 दिन का मनरेगा में रोजगार देने की भी घोषणा की थी। तो ज्यादा बता दिया मैंने, बहुत सारी बातें बता दी एक ही टॉपिक की, फिर लंबा हो जाता है वीडियो। हमारा टारगेट है 50 क्वेश्चन, हमारे सवाल आपके जवाब, इसका नाम रखा हुआ है 30 मिनटों के अंदर, यानी आधे घंटे में इसको कंप्लीट करना, क्योंकि निरंतर आपको क्लास मिल रही है। एक दिन कंप्यूटर की, एक दिन ये। निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? आजकल ऐसे प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? देखो इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से होता है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोठारी और मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। बेड़च, कोठारी, मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। तो कौन सी हो सकती है? देखो माही तो इधर जाएगी नहीं, चंबल का भाग है। लूनी भी नहीं है, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है, तो लूनी भी नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा? बनास। ये बनास नदी, देखिए बनास नदी राजसमंद के यहां से निकलती है, खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। और ये बनास कहां से कहां तक जाती है? देखो स्टार्ट राजसमंद से होगी, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उसके बाद में टोंक, सवाई माधोपुर। जिले कितने हो गए? 1 2 3 4 5। अच्छा वापिस टोंक, अजमेर रह गया। यहां से जाएगी राजसमंद के बाद चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में चंबल नदी के साथ, इधर से चंबल नदी आती है, उसमें मिल जाती है। चंबल और सीप तीनों का संगम रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में होता है। अब देखो ये अरावली से निकली है और ये मेवाड़ का भाग है, ये मेवाड़ का भाग है, इसको 2 भागों में बांट दिया इसने और निकल गई। तो चंबल नदी राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे
लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है बनास नदी, वन की आशा वर्णास। राजस्थान की इनमें से कौन सी नदी अरावली श्रेणी की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है? तो अभी मैंने बता दिया, खमनोर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कौन से जिले आते हैं? अति आर्द्र, अब जलवायु के 5 पार्ट देखोगे, शुष्क, अर्ध शुष्क यानी अति शुष्क कह दो या शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। अति आर्द्र का मतलब हो गया कि देखो अति आर्द्र क्षेत्र हो जाएगा झालावाड़ बांसवाड़ा। अब ये नक्शे में देखो, ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र अति आर्द्र में आएगा आपका, ये क्षेत्र इतना, ये क्षेत्र है ना ये इधर वाला, ये अति आर्द्र में आता है इतना, क्योंकि झालावाड़ में सबसे ज्यादा बारिश होती है राजस्थान में, उसके बाद 2 नंबर पे बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो अति आर्द्र वाले क्षेत्र है। निम्न में से कौन सा राजस्थान में प्रचलित तौर पर मावट के रूप में जाना जाता है? ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में 2 चीजें बड़ी प्रचलित है, मावट और गर्मी में अब चल रही है लू। ये गर्म हवाएं जो चलती है पश्चिमी राजस्थान में, उसको क्या कहते हैं? लू। बड़ा आसान है, पेपर में आता है, लेकिन ये पता किसको है? पश्चिमी राजस्थान वालों को पता है, पूर्वी और दक्षिण वाले बड़े मुश्किल से इसको याद करते हैं, क्योंकि जिस स्थान से जिस क्वेश्चन का या जिस विभाग का सिस्टम रहेगा उसको ज्यादा याद होगा। तो माउट, अब ये माउट की बात करें तो ये शीतकालीन वर्षा है, जनवरी दिसंबर के लास्ट और जनवरी में बारिश होती है। रबी की फसल के लिए, खास करके गेहूं की फसल के लिए इसको गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। पता है आपको, पश्चिमी विक्षोभों वो मध्य सागरीय चक्रवातों से उत्पन्न होती है। ये प्रश्न बहुत बार आता है। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? तो सिंपल सा प्रश्न है कि राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? 61%। फिर थोड़ा सा नक्शे में देखिए, ये जो लगभग 12 जिले आते हैं लगभग, ठीक है, ये 61% भाग पर है। फिर ये अरावली का लगभग क्षेत्र आता है, ये लगभग 9% भाग पे है। फिर आपका ये कुछ क्षेत्र आ जाएगा पूर्वी भाग जो 23% भाग पे है, और ये हड़ौती का भाग 7% पे है। ठीक है, लगभग में याद रखा करो, ज्यादा पॉइंटों में याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी वैसे याद कर सकते हो। 6.89, 61.11 इसे याद कर सकते हो। तो देखो 7, 30 और 9, 39, 61 पूरा 100 हो गया, तो 61%। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अरावली चोटी अपने संबंधित जिले के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाती? देखो अरावली पर्वतमाला टोटल लंबाई है इसकी 692 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर है। पालनपुर गुजरात से ये स्टार्ट होती है, वैसे अरब सागर से स्टार्ट होती है, लक्षद्वीप वहां से अरब सागर वहां से स्टार्ट होकर और उस दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक जाती है, ये राष्ट्रपति भवन तक। तो टोटल 692 किलोमीटर में 550 राजस्थान में है। राजस्थान में 3 भाग है इसके, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो दक्षिणी अरावली में है। तो दक्षिणी अरावली में देखो जरगा उदयपुर में है, जरगा तो उदयपुर में बिल्कुल हम मानते हैं। कमलनाथ की पहाड़ी उदयपुर में है, ये भी सही है। ऋषिकेश सिरोही में है। जयराज पहाड़ी उदयपुर में नहीं है, ये गलत है। जयराज ये इधर आपके उदयपुर में नहीं है, जयराज और ये कुछ पहाड़ियां ना अरावली चोटी अपने संबंधित जिले के साथ, तो ये सिरोही के आसपास क्षेत्र इधर सिरोही में। घग्गर का मैदान स्थित है। घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी, कालिदास ने इसे घग्गर नदी सरस्वती नदी है, ध्वस्तवती इसे नदी कहा जाता है। कालीबंगा सभ्यता इस नदी के किनारे है। हिमाचल की शिवालिक श्रेणी के कालका पहाड़ी से निकल, राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी से कहती है। क्या झुंझुनू सीकर में जाती है? बिल्कुल नहीं जाती, यहाँ तो कांतली नदी आती है, कांतली। जालोर सिरोही में जाती है? बिल्कुल नहीं जाती, यहाँ तो लूनी का अपवा क्षेत्र है। गंगानगर हनुमानगढ़ बिल्कुल सही है। जैसलमेर बाड़मेर नहीं, बाड़मेर में तो नहीं जाती, नहीं जैसलमेर में जाती। अब ये घग्गर नदी कहाँ जाती है, थोड़ी सी चर्चा मैं नक्शे से कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, और तो कोई बात नहीं है। देखो ये इधर हिमाचल और पंजाब और हरियाणा में बहती हुई हनुमानगढ़ में टिब्बी के पास तलवाड़ा झील में इसका जल गिरता है। टिब्बी तलवाड़ा झील में गिरने के बाद हनुमानगढ़ का बटनेर दुर्ग, सूरतगढ़ इस नदी के किनारे है। फिर श्री गंगानगर में अनूपगढ़ इस नदी के किनारे है। अनूपगढ़ के आसपास श्री गंगानगर में इसको नाली के नाम से जाना जाता है। कई बार ज्यादा बारिश हो जाती है तो ये पाकिस्तान की तरफ भी चले जाती है, जहां इसको हकरा के नाम से जाना जाता है, इसलिए ये अंतरराष्ट्रीय नदी होगी। राजस्थान में ये लगभग 450, टोटल इसकी लंबाई 450 किलोमीटर है, तो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, तो याद रखना। गुरु शिखर की चोटी की ऊंचाई कितनी? इतना सिंपल पेपर है, फिर भी बार बार पेपर में आता है। गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है 1722 मीटर,
1722 मीटर। कई बार फीट में पूछ लिया जाता है तो 3 से गुणा कर दिया करो, लगभग में क्वेश्चन आ जाता है। कई बार आजकल ऊंचाई है ना मीटर वाली, वो फीट में पूछ लेते हैं तो उसको 3 से लगभग गुणा करके चेंज हो जाता है। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? देखो मैं बार बार बता रहा हूं, ये 33 जिले अच्छे तरीके से याद कर लो, क्योंकि अब नए जिले राजस्थान में और साल 2 साल में बनने वाले हैं। तो गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन हुआ था। ये एक तो 31वां जिला था, ये याद रखना। और तारीख थी उस समय 12 जुलाई 1994। गंगा हनुमानगढ़, कौन सा? हनुमानगढ़ अलग हुआ। ये देखिए छोटा सा हनुमानगढ़ देख लो, ये है हनुमानगढ़, जिसकी आकृति ऐसे लग रहा है जैसे एल की आकृति है, सोफे के आकार की है। और 12 जुलाई 1994 को इसका गठन हुआ था। हनुमानगढ़ जिला धान का कटोरा इसे राजस्थान में कहते हैं। इसकी सीमा इधर पंजाब से और इधर हरियाणा से लगती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? देखो जिला आकृति है, दोसा की आकृति पतंगाकार है, मुझे तो लगी नहीं भाई। बाड़मेर की आकृति लगभग आता है आयताकार है, मुझे भी ये तो नहीं लगी। करौली की आकृति बत्तख के आकार की, हाँ ये कुछ ठीक लगा। चित्तौड़ की आकृति प्यालाकार है, ये भी गलत है। तो उत्तर सही आ जाए। नक्शा दिखा देता हूं मैं साथ साथ में, इसीलिए तो दिखा रहा हूं आपको समझ में आ जाए। देखो ये देखो क्या पूछ रहा है, मैं सारे आपको बता देता हूं लगभग, ठीक है, लगभग बता देता हूं, सारे आपको क्लियर हो जाए साथ में। अब दिखाई देगा आपको साफ। हनुमानगढ़ की एल आकृति की आकृति है, सिक्कर उड़ते हुए पक्षी के समान है या फिर अर्धचंद्राकार प्याले नुमा है। पानी की सुरही के आकार का जयपुर है, टोंक पतंगाकार है, दोसा धनुषाकार है, भरतपुर गिलेरी नुमा है। देखते जाओ। और ये देखो धौलपुर और करौली को बड़े साफ तरीके से देखो, ऐसे लग रहा है जैसे बतख बैठी है, ध्यान से देखना। फिर देखो अजमेर ऐसे त्रिभुजाकार है, भीलवाड़ा देखो जैसे आयताकार है, चित्तौड़गढ़ घोड़े की नाल के समान है, राजसमंद देखो तिलक के समान है, सिरोही जैसे मेंढक बैठे हुए मेंढक के समान है, जालोर जैसे वैल मछली के समान है, और बाड़मेर देखो जैसे दक्षिण भारत है जैसे, जोधपुर देखो जैसे म्यूराकार है, जैसलमेर देखो जैसे सपत बहुभुज आकार लिए हुए। इतने जिले देखो मैंने बता दिए, इतने जिले जिनकी आकृति है। तो यहां तो अपने सिंपल पूछ रहे हैं, दोसा पतंगाकार नहीं हो सकता क्योंकि टोंक है, बाड़मेर आयताकार नहीं हो सकता क्योंकि आयताकार भीलवाड़ा है, बाड़मेर तो दक्षिणी भारत जैसी आकृति है, करौली और धौलपुर मिलकर बतख के आकार का। ये RS प्री 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। चित्तौड़गढ़ प्यालेकार नहीं हो सकता क्योंकि प्याला नुमा तो सिक्कर है, चित्तौड़ तो घोड़े की नाल के समान है। ये क्लियर हो गया ना सारे। अगला देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असंगत कथन को पहचानिए। ये बेसिक क्वेश्चन है, पेपर में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रश्न आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असंगत कथन को बताइए। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी विचार कीजिए क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। असंगत कथन बताने अपने, किसको? असंगत। जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है, बिल्कुल सही है। RS ये पटवारी प्री 2015 के पेपर में आया था। प्रतापगढ़ जिला परमेश्वर चंद कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था, बिल्कुल सही है। दोनों ही 33वां जिला बना था 26 जनवरी 2008 को। 2 अप्रैल 1991 को 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान का 29वां जिला बना था, बिल्कुल सही है। 33वें जिले प्रतापगढ़ में उदयपुर की छोटी सादड़ी अरनोद तहसीलों को जोड़ा गया था, ये गलत है अभी। छोटी सादड़ी अरनोद ये तो प्रतापगढ़ की तहसील है, उदयपुर की कहां से आ गई? तो ये असंगत है, इसे याद रखना पड़ेगा। सुमेलित कीजिए, कर लो फटाफट। दोसा जिला कब बना था? 1991 में। करौली कब बना था? 1997 में। प्रतापगढ़ कब बना था? 2008 में। और धौलपुर कब बना था? 1982 में। अब आप सोच रहे हो सर आप जिले जिले कैसे याद कर रहे हो? मैं तब ये सोचता हूँ कि राजस्थान के हर एक विद्यार्थी को 33 जिलों का पता लग जाए जो नए बने हैं ना 1 नवंबर 1956 के बाद, क्योंकि ताकि साल बाद 6 महीने बाद ये नए बनेंगे ना तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ा जा सके, इसलिए दे रहा हूँ, बाकी तो क्या जरूरत है। तो इसका उत्तर देख लेना, बता दिया मैंने, वह उत्तर हो जाएगा इसका 3 4 2 1। बुड्ढा किशोरीदास और चौथ का बरवाड़ा किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? अब नाम तो सुना ही, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, चौथ माता का मंदिर, कंजर समाज की कुल देवी। और गुड्ढा किशोरीदास ये भी सवाई माधोपुर में है, तो गुड्ढा तो साथ में आ गया। तो लेड और जिंक के लिए, शीशा जस्ता के लिए, शीशे जस्ते के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। लेड यानी शीशा, जिंक यानी जस्ता। राजस्थान के किस जिले में माइका की अधिकतम खाने पाई जाती है? माइका किसको कहते हैं? अब्रक को कहते हैं। अब्रक की अधिकतम खाने कहां पाई जाती है? तो अब्रक नगरी किसको कहते हैं? सारे जानते हैं, भीलवाड़ा। अब्रक की ईंट बनाने का उद्योग भी कहां पे है? भीलवाड़ा। निम्न में से कौन सा सुमेलित है?
कौन सा देख लो, मांडो की पाल में फेल्सपार होता है क्या? सुमेलित बताना है, ऊपर पढ़ना जरूर है, ध्यान रखना। मैं बार बार पढ़ाने से ज्यादा कुछ अच्छी ऐसी चीजें बता रहा हूं कि एग्जाम कैसे फाइट होगा। प्रश्न को पहले पूरा पढ़ना है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, वहां प्रश्न सिंपल सा आ जाए, आपका आता हुआ प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, वो आपको सबसे बड़ा नुकसान देगा। देखो, मांडो की पाल में फेल्सपार होता है, गलत है। फ्लोराइट होता है डूंगरपुर में। तलवाड़ा में शीशा जस्ता होता है, गलत है। तलवाड़ा ये जो बांसवाड़ा में वो मैगजीन की खान है, मैग्नीज की। खेरवाड़ा एस्बेस्टोस, ये सही है। एस्बेस्टोस खेरवाड़ा उदयपुर में होता है। ऋषभदेव में अब्रक होता है, ये तो गलत है। अब्रक तो भीलवाड़ा में होता है, ऋषभदेव में अब्रक नहीं होता है। तो खेरवाड़ा एस्बेस्टोस सही है। ये क्या कर दिया, मांडो की पाल कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें लगा दो कौन सा सुमेलित है, सी सही है इसका सुमेलित। डूंगरपुर जिले में मांडो की पाल किस खनिज के लिए? देखो, हर एक टॉपिक से 2-2 3-3 प्रश्न है आज ज्योग्राफी के, तो इसका सही उत्तर है, अभी बताया था मैंने, जिसको हम फ्लोराइट ये भी कह सकते हैं, फ्लोरस्पार भी कह सकते हैं। डूंगरपुर में मांडो की पाल इतनी चर्चा में है कि पेपर में आते हैं। ग्रेनाइट सिटी किसको कहते हैं? जालोर को। पाइराइट्स सिक्कर में होता है। आनंदपुरा भूखिया खदान किसके लिए फरीस है? इतना इंपॉर्टेंट और क्या निकलता है, बड़ा ही शानदार है। आनंदपुरा भूखिया खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जानते हो ना? ये सोने के लिए है। और भी हाल ही में एक भंडार मिले भीलवाड़ा में, सबसे बड़े सोने के भंडार। कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? आज तो ऐसे ऐसे प्रश्न है। देखो, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहां पे है? उदयपुर में, डबोक उदयपुर में, जिसको अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देना प्रस्तावित है। नाल हवाई अड्डा कहां पे है? नाल बीकानेर में, सही है। सूरतगढ़ हवाई अड्डा जोधपुर में है क्या? हाँ, कहां से आ गया? सूरतगढ़ तो घग्गर नदी के किनारे श्री गंगानगर में है। कोटा हवाई अड्डा कोटा में, तो ये क्या पूछ रहे, सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाए। राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? 2014-15 में। 2014-15 में, और राजस्थान सरकार इसे वापस इसको शुरू करने जा रही। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबा है? अब ये टॉपिक है ना, बड़ा खतरनाक हो गया सबके लिए। ये पढ़ाने वाले के लिए भी खतरनाक हो गया, पढ़ने वाले के लिए खतरनाक हो गया। मैंने देखे हैं कई विद्यार्थियों के टॉपिक, सर परिवहन पढ़ाओ। अरे क्या पढ़ाएं, परिवहन का टॉपिक ऐसा कर दिया है, ऐसे घुमा घुमा के परिवहन बना दिए कि सही उत्तर क्या किसी को पता नहीं। किताबें कुछ पता नहीं क्या कह देती है, कुछ है, फिर कोशिश करेंगे इसको सही बनाएंगे, क्योंकि हर रोज आंकड़े बदल रहे। अब जैसे पेपर में तो ऐसे पुराने आंकड़े आएंगे, तो राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबा 15 है, अब इसका नाम भी 62 हो गया। कई जगह इसको 911 में भी नाम आ गया, 58, 48, ये सारे मिक्स हो गए। अब पढ़ाए तो पढ़ाए कैसे, इसका समझ से बाहर है कहानी। फिर भी मुख्य मुख्य एक दिन टॉपिक लेके आएंगे, इसको सेट कैसे करें, ठीक है। बाकी ज्यादा इस ऐसे टॉपिकों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई आएगा तो सिंपल सा प्रश्न आएगा ताजा, कोई आर्थिक समीक्षा से सड़कों की लंबाई कितनी है, वो मैंने आपको बता दी। बाकी ज्यादा राजमार्गों के चक्कर में मत पढ़ना, राजमार्गों के चक्कर में पड़ गए तो एनएच पे घूमते फिरोगे, फिर देखना पेपर पास नहीं होगा। तो ज्यादा मुख्य है, यहाँ पे फोकस नहीं रखना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। मुख्य है 8, 15, 12 इनके है ना, वो याद करना। सही बात बता रहा हूं, ध्यान रखना। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पे है? उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पे है? राजस्थान में टोटल 18 पूरे भारत में 18 जोन है रेलवे के, उनमें से एक का मुख्यालय अपने राजस्थान के जयपुर में है। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जो सन 2002 में गठित हुआ, इसके अधीन एक तो जयपुर आता है, एक बीकानेर का क्षेत्र आता है, एक अजमेर का आता है, ठीक है, ये मंडल आते हैं कुछ। एक कोटा वाला है ना, वो अलग आता है उधर बिलासपुर में। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जिसको कहते हैं RSRTC की स्थापना किस वर्ष की गई? टिकट कटाते हो ना आप रोडवेज बसों में, ये नाम आता है RSRTC। इसकी स्थापना 1964 की हुई थी। कब? 1964 को, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की। जबकि राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? ये बड़ा चर्चा में रहता है। राजस्थान में किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा? तो अपने तो राउत बाटा में है। राउत बाटा कहां पे? चित्तौड़गढ़ में, जो भैंसरोडगढ़ का क्षेत्र है ना, वहां पे है। और इससे पूछे पानी चंबल नदी का मिलता है, चंबल नदी पर एक प्रपात बना हुआ है राजस्थान का सबसे ऊंचा, चूलिया जल प्रपात, उससे पानी मिलता है। राउत बाटा D2 यानी भारी जल से परमाणु संयंत्र का निर्माण है, यहाँ पे बिजली उत्पादित की जाती है। ये देश का पहला है और राज्य भारत का दूसरा ही। पहला तारापुर महाराष्ट्र था, दूसरा ये राउत बाटा है, और ये कनाडा के सहयोग से स्थापित है। ध्यान। राजस्थान पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 में राज्य में हाइब्रिड परियोजनाओं का लक्ष्य निर्धारित कितना किया गया है?
पवन ऊर्जा, सीधी बात है, राजस्थान में पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 जारी हुई थी। इसका टारगेट है कि राजस्थान में 3500 से 4000, अब यहाँ ऑप्शन में 3500 है तो 3500 उतर आ जाएगा, नहीं तो 4000 मेगावाट बिजली उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया। और सौर ऊर्जा के लिए 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करने का लक्ष्य रखा है 2024-25 तक। भारत की प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया गया है? अब इस क्वेश्चन से तो कोई अछूता शायद ही रहेगा, क्योंकि पूरी डिटेल के साथ मेरा पढ़ाया हुआ है, पूरी डिटेल के साथ इस क्वेश्चन को पढ़ाया हुआ है। शायद ही किसी को दिक्कत आनी इस क्वेश्चन में, क्योंकि जो करंट मेरी रोज क्लास लेता है उसको तो दिक्कत आएगी नहीं। उत्तर आ जाएगा बालोजी गांव जयपुर में। इसका मतलब क्या है? कुसुम योजना का एक तो नारा ध्यान रखना, अन्नदाता से ऊर्जादाता, अन्नदाता से ऊर्जादाता 2019-20 के बजट में केंद्र सरकार ने शुरू की थी कि जो देश के अंदर डीजल पंप है ना, उनकी जगह सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है। उसकी शुरुआत राजस्थान के जयपुर के बालोजी गांव से हुई थी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, इनमें से कौन सी मृदा की प्रधानता है? अब दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कौन सी मृदा हो सकती है? आपको सीधा ही पता है कि काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी हड़ौती के क्षेत्र में लावा से बनी हुई है। जिप्सीफेरिस मृदा पाई जाती है। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं ना, कई बार बड़ी कंफ्यूज करते हैं, लेकिन मान के चलना अगर आप मेरी ये निरंतर क्लास लेते रहना तो राजस्थान जी के इतना मजबूत हो जाएगा, सोच भी नहीं सकते। लेकिन कंटिन्यूज लेनी पड़ेगी, पूरे 50 क्वेश्चन को ध्यान से सुनना पड़ेगा सुबह की करंट क्लास, क्योंकि निरंतर अध्ययन करोगे ना तो ही पता लग पाएगा। एक दिन क्लास ले ली, 10 दिन बाद क्लास ले ली, कुछ नहीं बनेगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बीकानेर में पाई जाती है जिप्सीफेरम मृदा। राजस्थान के किस प्रदेश में एल्फिसोल्स समूह की मृदा पाई जाती है? अब ये मृदा का जब भी नाम आए, वैज्ञानिक नाम आए ना, ये बड़ी समस्या हो जाती है। एल्फिसोल्स मृदा कहां पाई जाती है? जयपुर, अलवर, दौसा। अब एल्फिसोल्स कौन सी होगी? जलोढ़ मिट्टी होगी। जलोढ़ मिट्टी पूर्वी मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। पूर्वी मैदानी का नाम आते ही ये सारे अपने आप कट जाएंगे। अब जिस विद्यार्थी को पता होगा ना कि एल्फिसोल्स मिट्टी होती कौन सी है, वही प्रश्न सही करेगा, बाकी नहीं होगा, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा बेमेल है? कौन सा मेल है? बेमेल। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्वाईमाधोपुर में है, बिल्कुल सही है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में है, बिल्कुल सही है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान करौली में है, गलत है, क्योंकि भरतपुर में है। घना पक्षी अभ्यारण्य बड़ा ही चर्चा में रहता है। और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है ही, तो ये अपने आप बेमेल हो गया। गोंगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में? इतना फेवरेट है एग्जामिनर का, खास करके अधीनस्थ बोर्ड का। ये बोर्डों के जो पेपर बनाते हैं ना, उनका गोंगेलाव और रोट्टू, ये दो तो इतने पेपर में देते हैं, पूछो। गोंगेलाव और रोट्टू दोनों नागौर में संरक्षित क्षेत्र है। अब आपको पता है ना, अपने राजस्थान में टोटल कंजर्वेशन रिजर्व कितने हो गए? 15 हो गए। पहले 14 थे, अब 15 हो गए। 15वां बन गया शाहबाद के जंगल 12। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। कर लो भी फटाफट, तथ्यों पर विचार कर लो। 1955 में बना था क्या? 1955 में। इसे नवंबर 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया था क्या? और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश की सबसे बड़ी बाघ परियोजना है। अब इसमें विचार करने के लिए आगे ऑप्शन है, 1 सही है, 2 सही है, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है। तो भाई क्या कह रहा है? ये तो मेरे को लगा 1 और 2 सही है, ये तीसरा तो हो नहीं सकता। 1955 में बना था, ये मान लेते हैं सही है। 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया था, ये भी सही है। एक और बता देता हूँ, 1978 में 1973-74 में ये बाघ परियोजना में शामिल होता, ये भी मैं सही मानता हूँ। 78 में सरिस्का हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश की सबसे बड़ी नहीं है, सबसे छोटी बाघ परियोजना है, और सबसे बड़ी तो नागार्जुन है, तो बड़ी तो हो नहीं सकती, तो अपने आप संबंधित तथ्य कट गया। तो 1 और 2 ही सही है। राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें ना नागौर में है, नागौर के बाद सीकर में। जिलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं, वो मीठे पानी की जिले। अपने राजस्थान में खारे पानी की एक सूत्र बताऊंगे आपको, बड़ा शानदार है, वैसे मैं बताता रहता हूं, बता देता हूं। बाप रे साड़ी का पल्लू, बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। क्या फाड़े? कुत्ता फाड़े। ये सूत्र याद रखना, बड़ा शानदार है। बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। सारी खारे पानी की जिले, पेपर में इतना ही आता है कौन से जिले में यार नहीं है, और कौन सी मीठी है, कौन सी खारी। देखो, बाप, ऐसे पंचभद्रा, रे से रेवासा, सा से सांबर, डी से डिडवाना, का से काबोद, ऐसे पंचभद्रा आ गई। पोकरण कर लो चे, लू से लूणकर्ण, कु से कुचामन, ता से ताल चापर, फा से फलोदी, डे से डिगाना। ये सारी खारे पानी की झील है, याद कर लेना अच्छे तरीके से। अगला देखो, सिलीसेड झील राजस्थान के किस जिले में है? कई क्वेश्चन सरल भी देने पड़ते हैं। सिलीसेड झील
राजस्थान के अलवर जिले में है, सरिस्का अलवर में है और इसे राजस्थान का नंदकानन कहा जाता है। निम्न में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। देखो खड़ीन तो है, टांका भी है, टोबा भी है, नाली नहीं है। ये नाली वही है, घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं। तो अपने आप अलग उत्तर हो गया ना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथनों पर चयन कीजिए। सही कथन बताना है, सही कथनों पर है, सही कथनों का चयन। देखो कथन होंगे, ये देख लेना। अब देखो पहले सोच लो क्या विचार है, क्या कर रहा है, क्या कह रहे हैं। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार कोटा जिले में 76.6% साक्षरता है, बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा है। 2011 में जालोर जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है, बिल्कुल सही, 38 पॉइंट कुछ है। 2011 में बीकानेर जिले ने सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज की, ये तो गलत है भाई। सबसे कम घनत्व तो जैसलमेर का है, 17, कैसे कह सकते हैं। 2011 में राजस्थान में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 21.3 रही थी, ये तो बिल्कुल सही है, 21.3 रही थी। तो ये सी तो नहीं मान रहा, सी तो कथन सही नहीं है। अब आगे क्या कहता है, सही कथन है तो ए बी डी होना चाहिए, ए बी डी, ऐसे याद रखना है भाई साहब। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के 21 जिले में 1000 से अधिक ग्रामीण लिंगानुपात है। अब 21 की जनगणना आने वाली है, बस पिछली तो हम भूलते जा रहे हैं, याद होती नहीं है। अब 11 वाली अभी तो आई नहीं है, इतने में यहीं से प्रश्न आएंगे। 1000 से अधिक कोई लिंगानुपात है ना, तो वो पाली का ग्रामीण लिंगानुपात है 1003। इसके अलावा अपने राजस्थान में 1000 से ऊपर कहीं नहीं है। डूंगरपुर का है टॉप 994। अब मुझे कमेंट करके बता देना राजस्थान का कितना है। बहुत सारे विद्यार्थी तो राजस्थान का नहीं जानते होंगे, बताना मेरे को। बाकी जानते हैं ना, उनको कुछ नहीं कह रहा, ध्यान रखना। सारे गुस्सा मत हुआ करो कि शर्म जानते हैं। जिसको नहीं पता ना वो गौर करना और कमेंट देख लेना दोनों विद्यार्थियों की। चूरू और झुंझुनू राजस्थान में किस किस्म की भेड़ के लिए प्रसिद्ध है? ये चूरू और झुंझुनू शेखावटी में आते हैं। एक तो शेखावटी हो जाएगी, लेकिन ऑप्शन में तो शेखावटी है नहीं, क्या करोगे? देखते हैं कितने सही जवाब दे पाते। तो देखो मगरा तो हो नहीं सकती, राठी तो गाय की है, पुगल भेड़ की है, लेकिन पुगल तो बीकानेर साइड है। नाली, ये नली या नाली, इसको, ये हनुमानगढ़ का क्षेत्र है ना, और इधर चूरू झुंझुनू का क्षेत्र, यहाँ नाली किस्म की भेड़ पाई जाती है, ध्यान रखना। भेड़ की निम्नलिखित में से किस नस्ल को भारत की मेरिनो के रूप में जाना जाता है? भेड़ की निम्नलिखित में से किस नस्ल को भारत की मेरिनो के नाम से जाना जाता है? मेरिनो नाम सुना है? ये मेरिनो पता है कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर भेड़ की नस्ल है, सबसे ज्यादा ऊन देती है। अपने भारत में मेरिनो किसको कहते हैं? चोकला को कहते हैं। कौन सी भेड़ को? चोकला भेड़ को। इतना शानदार प्रश्न है, पेपर में आता है। जखराना किसकी एक नस्ल है? जखराना, जखराना किसकी है? बकरी की। किसकी? बकरी। अभी हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर आया था, उसमें क्वेश्चन आ गया था निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? तो उसमें ऑप्शन एक था मुर्रा, वो भैंस की है। तो पशुधन से तो प्रश्न, बस नस्ल को ही अच्छे पढ़ लेना, आता ही आता है। निम्न में से राजस्थान के संदर्भ में सही कथन बताओ। बड़े शानदार प्रश्न है, ये बेसिक प्रश्न है। राजस्थान 1 नवंबर 2001 को देश का सबसे बड़ा राज्य बना था क्या? 2001 को देश का सबसे बड़ा राज्य बना? लगा नहीं, मुझे नहीं बना, क्योंकि 2000 की बात आती है जो उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ बने थे। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो देश का 10.14% है। ये भी जची नहीं बात थोड़ी सी। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 है। ये 86 पढ़ते हैं ना, ये कुछ जच रहा है बात। तो यहां देखो क्या सही होगा। 1 नवंबर 2001 को देश का सबसे बड़ा राज्य बना था, ये तो गलत हो गया। ये सही है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो देश का 10.14% है। तो ये सही है और ये भी सही है। तो बै और सह दोनों ही सही है। तो कई ऑप्शन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, केवल बै सही है, ए और बै सही है, ए और सह सही है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बै और सह हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। केवल बै अलग अलग हो गया, सह और बै दोनों हो जाएगा, तो तय उत्तर हो जाएगा। बै और लगा लेना भी, दोनों ही ये पॉइंट सही है। निम्न में से कथनों पर फिर विचार कीजिए। राजस्थान की अक्षांशीय सीमा 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर है। देख लेते हैं, यहाँ पॉइंट ये भी है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। राजस्थान की देशांतरीय सीमा 69 डिग्री पश्चिम से 78 डिग्री पूर्व है। तो ये दोनों ही ऑप्शन कट गए, क्योंकि अक्षांशीय आएगा तो हम उत्तर अक्षांश में हैं, और देशांतरीय आएगा तो हम पूर्व में हैं, पश्चिम का तो नाम नहीं आएगा। तो दोनों तो कट गए, गलत है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। ऊपर क्या था? सही है। और फिर क्या कह रहा है?
राजस्थान का आकार अनियमित, समचतुर्भुज या समचतुर्भुजवत या समचतुर्भुज जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल सही है। तो सी और डी इसका सही हो जाएगा, सी और डी। तो ये उत्तर हो जाएगा ब नंबर। निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है? तो हम सारे जानते हैं राजस्थान के 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। आज का अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया कौन होता है? राजस्थान की भील जनजाति में गांव का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? गमेती होता है। अब भीलों की बात आए तो भील भाई सबसे ज्यादा कहां रहती है? तो भील सबसे ज्यादा उदयपुर में रहते हैं। कहां रहते हैं? सर्वाधिक उदयपुर में रहते हैं। ये याद रखना, पेपर में आता है। भील, मीणा, ग्रासिया और सहरिया, ये चारों अच्छे तरीके से याद रखना। मुख्य भील शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भील यानी तीर चलाने वाला, और कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को वन पुत्र कहा है। इनके मुखिया को गमेती कहते हैं, घरों को कू कहते हैं। घरों को क्या कहते हैं? कू कहते हैं। और बड़े गांव को फला कहते हैं, और छोटे गांव को, ये बड़े गांव को पाल कहते हैं और छोटे गांव को फला कहते हैं। ये याद रखना। और राजस्थान में उंद्रिया प्रथा, ये बहुत बार पेपर में आता है, उंद्रिया प्रथा उंद्रिया पंथ प्रचलित है किसमें? भीलों में, भीलों से। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। साफा इनका पोतिया कहलाता है, तंग धोती इनकी डेपाड़ा कहलाता है, और बगोरिया त्योहार इनका प्रमुख प्रचलित है। और भील जनजाति का जो रणघोष है वह फायरे फायरे। तो ये मुख्य हो गए 50 क्वेश्चन। पूरी डिटेल मैंने जहां जहां जरूरत पड़ी मैंने बताने की कोशिश की है। जहां भी कई बार क्या कि कूट प्रश्न करते हैं ना, तो उनमें थोड़ी सी ABCD में लाने में दिक्कत हो जाती है। तो निरंतर 9 बजे क्लास लेनी है, सुबह 7:30 पर क्लास लेनी है, और निरंतर अध्ययन करोगे, संघर्ष करोगे, मेहनत करोगे तो कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी। और एक एक नहीं, 2-2, 3-3 नौकरियां लगोगे आप। ये देखो, एक लगे उसके बाद में दूसरी, ये ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से पढ़ना। जय हिंद, जय भारत।